अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू वाइट एंड नीट चैनल। आज हम शुरू करते हैं अपना न्यू चैप्टर कॉल्ड एज द लिविंग वर्ल्ड। ये 11th क्लास का पहला चैप्टर है जिसका नाम लिविंग वर्ल्ड है। और हमने इससे पहले कहेंगे सर आपने पहले तो हमें और चैप्टर भी करवा दिए जैसे कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, पर आपने वो क्यों कराए थे? एक्चुअल में हमारा ये चैप्टर 1 है, मैं इससे बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, बट हमें क्या होता है एक सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। हमें पहले जानना होता है कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या होता है, यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है, और इन सब के बारे में आप पढ़ते हो सेल वाले चैप्टर में। इसलिए हमने वो चैप्टर पहले पढ़े थे और इस चैप्टर को बाद में लिया जा रहा है। अगर आप बात करो ना इसी चैप्टर की, ये चैप्टर हमारे पास जो लिविंग वर्ल्ड है तुम्हारे पास में, इसके अंदर अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी जो मैं आज आपको टॉपिक करा रहा हूं, हमारे पास टॉपिक क्या है, रुको एक मिनट। हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर क्या है, उसका नाम है व्हाट इज लिविंग। ये उन्होंने वहां से डिलीट भी कर रखा है, कहेंगे सर डिलीट कर दिया, बिल्कुल। मतलब क्या होता है, न्यू एनसीईआरटी के अंदर ही है ही नहीं। जो आप 24 और 25 वाली एनसीईआरटी पढ़ रहे हो वहां पर उन्होंने काट रखा है इसे। कहेंगे सर हमें जानना तो होता है बट हमें पढ़ना जरूर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा था तो वहां पर आपने टॉपिक का नाम देखा है मेटाबॉलिज्म का, वहां तो नहीं उन्होंने मतलब उसको डिलीट किया, पर यहाँ पर मेटाबॉलिज्म है हमारे पास में। तो आज हम देखेंगे एक्चुअल में क्या होता है, बायोलॉजी का मीनिंग क्या आता है, बायोलॉजी किसे कह रहे हैं वो सबको जानना है। उसके बाद में लिविंग का मीनिंग क्या होता है, इन सबको देखेंगे। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और आज जानते हैं कि लिविंग एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। करें क्लास को शुरू। देखिए सबसे पहले मेरे पास में एज ए हेडिंग यहाँ पे हम यूज कर लेता हूं मैं, उसका नाम है बायोलॉजी। ये एज आप हेडिंग लगा सकते हैं। कहेंगे सर बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? एक बात बताओ, हम बायोलॉजी बार बार कहते हैं, व्हाट इज बायोलॉजी, यहाँ पर क्या है बताना क्या होता है इसका मीनिंग। कहेंगे सर बायोलॉजी का सिंपल सा मीनिंग होता है, एक्चुअल में जो बायो यहाँ पर क्या आता है, ये एक वर्ड से आया है, उसका नाम होता है बायोस, और लॉजी नाम आया है लोगोस से। बायोस हुआ या लोगोस हुए, दोनों तुम्हारे पास में कैसे वर्ड है, ये तुम्हारे पास में होते हैं ग्रीक वर्ड। कैसे वर्ड होते हैं बताइए? ग्रीक वर्ड। और इन दोनों का मीनिंग क्या आता है? बायोस का मीनिंग होता है लाइफ और लोगोस का मीन्स होता है स्टडी। तो अगर मैं दोनों को एक साथ जोड़ूं तो इसका मीनिंग निकल के आता है स्टडी ऑफ लाइफ। जहां पर आप जिंदगी की पढ़ाई करते हो, जहां पे आप लाइफ की स्टडी करते हो, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी नाम तो क्लियर हुआ क्या होता है। तो ये होता है हमारे पास में बायोलॉजी, एक साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्टडी ऑफ लाइफ, यही तो बनेगा। और स्टडी ऑफ लाइफ को क्या कहते हैं, बायोलॉजी। तो साइंस की वो ब्रांच जहां पर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करोगे उसका नाम बायोलॉजी है। अब इसमें तुम्हारे पास में दो यहाँ पर क्या, दो ब्रांच है जो आप मेनली यहाँ पर पढ़ते हैं। एक को आप क्या कहते हैं बताइए? एक को आप कहते हैं बोटनी, और दूसरे का नाम आप क्या कहते हैं, जूलॉजी। मैं सिर्फ आपको वजह इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ क्या होता है, और कुछ बच्चों को पता भी है। बोटनी का मीन्स क्या आता है, याद रखना, बोटनी का एक और नाम होता है फाइटोलॉजी। बोटनी को आप फाइटोलॉजी के नाम से भी जानते हो। और जूलॉजी का मीनिंग क्या आता है? बोटनी का मतलब क्या होता है, जहां पर आप प्लांट की स्टडी करते हो। फाइटो मतलब प्लांट, देखो ध्यान से, फाइटो मीन्स क्या होता है, अगर मैं फाइटो का मीनिंग बताऊं, इसका मीन्स तो प्लांट है। और लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी। तो जहां पर आप प्लांट की स्टडी कर रहे हो वो बोटनी हो गया, या तुम्हारे पास फाइटोलॉजी हो गया। और जूलॉजी का मतलब, जू का मीन्स क्या होता है यहाँ पर, एनिमल। तुम्हारे सिर में जो जू है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, कहेंगे सर वो अलग है, वो अलग होती है। और लॉजी मीन्स स्टडी। तो ये जब आज जहां पर आप एनिमल्स की स्टडी कर रहे हो उसका नाम जूलॉजी, और जहां पर आप प्लांट की कर रहे हो उसे बोटनी कहो या फाइटोलॉजी का नाम दीजिए। ये दोनों तुम्हारे पास में अलग अलग ब्रांच है बायो के अंदर। अब इनके बारे में क्या आता है, अब देखो आप ये जानते होंगे अच्छे से क्या आता है। हम जो कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बुलाते हैं बताना, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, वो सारे बच्चों को पता हो, उसमें कुछ नया भी नहीं है, बट फिर भी आप जान लो। फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं हम एरिस्टोटले, और इसको हिंदी में कहते हैं बच्चे अरस्तु। तो अरस्तु है फादर ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बताया था वहां पर। और इसके बाद में क्या है, ये फादर ऑफ बायोलॉजी है और फादर ऑफ जूलॉजी है, क्योंकि इन्होंने बायोलॉजी में भी किसकी स्टडी करी थी, किसके बारे में ज्यादातर बताया था, वो बताया था एनिमल्स के बारे में। इसीलिए इसको बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। फादर ऑफ बोटनी कौन है, इसी का स्टूडेंट है, देखो इसके जो फादर है, फादर ऑफ बोटनी अरस्तु के स्टूडेंट रहे हो। मतलब एक तरह से क्या है, स्टूडेंट टीचर का रिलेशन हो गया ये तो फादर ऑफ बोटनी कौन है, उस साइंटिस्ट का नाम है थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस दुनिया के
पहले साइंटिस्ट है उस टाइम पे जिन्होंने 500 प्लांट ऐसे बताए थे जिनका मेडिसिनल यूज था। इस वजह से इसको फादर बोला गया, वरना तुम भी कह दोगे सर हमें बना दो इसके फादर, हम बन जाते हैं। ऐसे नहीं बनाया जाता कोई भी। उन्होंने उसके बारे में कुछ काम किया होता है, कुछ बहुत अच्छा बताया होता है, इसलिए उनको कंसिडर किया जाता है जो फादर। वो उनके बारे में डिस्कवरी करते हैं, वो उनके बारे में बहुत कुछ डिटेल स्टडी करते हैं और फिर जाके उसे प्रूफ करते हैं, बताते हैं, तब जाकर किसी को ये कोई इस तरह से कोई नाम दिया जाता है। अब ऐसा थोड़ी कि बायोलॉजी के सारे फादर है, एक ही फादर तो। हाँ, उसमें अलग अलग ब्रांच है, जिस ब्रांच में जो काम करेगा उसके अकॉर्डिंग वो बनते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपने ये देखा है फादर ऑफ बोटनी कौन है, वो तुम्हारे पास ये है। चलो फादर ऑफ जूलॉजी भी कर लो ऊपर, आपको कम से कम ये तो रहेगा। बायोलॉजी प्लस में क्या आता है, यहाँ पर जूलॉजी कर लेना, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर दो ब्रांच है, क्या कौन 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 सी है, एक का बोटनी और एक का जूलॉजी। तो बोटनी का तो थियोफ्रेस्टस हो गए और उसके कौन हो गए जूलॉजी के, वो अरस्तु ही हो गए। तो अब चलो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम क्या जानते हैं, देखो हमारी एनसीईआरटी की बुक ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो बायोलॉजी है, लिख सकता हूं यहाँ पर, बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यार ये तो लिख सकता हूं और कुछ तो नहीं, तो बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सर ये आप कर सकते हो, इसकी इजाजत है, ठीक है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, पहले के उसके अंदर क्या आता है, देखो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, दुनिया को ये तो जरूर पता था, सबको पता था कि कोई डिफरेंस होता है लिविंग के अंदर नॉन लिविंग के अंदर। आप क्यों नहीं कहते कि सर हम इसमें क्या होता है मार्क की स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल ये पेन है मेरे पास में, ये लिविंग है नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग है। ये थोड़ी कोई बात कर रहा है या तुमसे कोई बोलता है, तो ये तुम्हारे पास क्या होता है नॉन लिविंग। तो लोगों को पहले भी पता था कि लिविंग कौन है नॉन लिविंग कौन है। इसी को बुक ने हमारी ने क्या है, देखो दो नाम दे रखे हैं एनसीईआरटी ने यहीं पर, मतलब इंट्रोडक्शन के अंदर। एक नाम उन्होंने कहा है इन एनिमेट और एक नाम कहा है एनिमेट, इन एमिनेट, और एक उन्होंने क्या इस्तेमाल किया बताइए, एनिमेट। तो वो कह रहे हैं लोगों को पता था डिफरेंस बिटवीन इन एनिमेट एंड एनिमेट। इन एनिमेट का मीनिंग क्या आता है, जहां पर आप बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की। किसकी बात करते हो बताइए, नॉन लिविंग थिंग्स। जो भी नॉन लिविंग है वो तुम्हारे पास इन एनिमेट है, और जो भी लिविंग है तुम्हारे पास में, इसको हम कहते हैं लिविंग बींग्स कह लो, लिविंग थिंग्स कह लो। अब जो भी लिविंग बींग्स है ऑल आर एनिमेट। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो तुम मुझसे पढ़ रहे हो, तो बताओ कौन है हम यहाँ पर क्या है, तो हम तो एनिमेट में, हम तो लिविंग के अंदर आते हैं। तो एनिमेट को यहाँ पर क्या है, आप इसको बायोटिक के नाम से भी जानते हो। बायोटिक का मीन्स भी लिविंग होता है, और नॉन लिविंग को आप एक और नाम से जानते हो, अबायोटिक। लो ये एनसीईआरटी में नाम दिए हुए थे। तो क्या हम डिफरेंस बता सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि सर एक डिफरेंस होता है, एक बाउंड्री होती है, हम जानते हैं ये लिविंग है नॉन लिविंग है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये थोड़ी खाने को मांगता है जिस तरह तुम मांग लेते हो, ये थोड़ी पानी वगैरह पी रहा है, कोई सांस ले रहा है। आपने छोटी क्लास से पढ़ के आए हैं कि जहां पर बायोलॉजी का मीन्स क्या होता है, जहां पर हम ये जानते हैं कि एक्चुअल में कोई कैसा, क्यों हम क्यों कहते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वो सांस लेते हैं, अगर छोटे बच्चे से पूछोगे बताओ जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ, तो कहेगा सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ये सब बता देगा। और हम तो नॉर्मली क्या आता है, तुम जो हो 11th या 12th या ड्रॉपर के अंदर हो आप, तो आपको तो वैसे ही आना चाहिए सब क्या होता है। और इसको मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ये बेशक उन्होंने टॉपिक को डिलीट कर दिया, सुन ले ध्यान से, बेशक टॉपिक को डिलीट किया, व्हाट इज लिविंग, फिर भी दे रखा है। आप बायोमोलिक्यूल के अंदर पढ़ के देखिए मेटाबॉलिज्म क्या है, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसलिए हम नहीं छोड़ सकते। एग्जामिनर ने ऐसा काटा है, वो कहीं पर कुछ छोड़ दिया, कहीं पर कुछ छोड़ दिया, यहां से काट दिया पर कहीं और तो दे रखा है। तो बेहतर ही हम पहले पढ़ ले उसे जहां पे आ रहा है वो। तो इसलिए इसको सब पढ़ना पड़ रहा है। और मैं आपको कोई ऐसे नहीं करा, कोई हवा में बात कर रहा हूं, आप चेक कर लें बायोमोलिक्यूल में टॉपिक का नाम मेटाबॉलिज्म करके उन्होंने दे रखा है कि नहीं दे रखा, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग करके वहां दे रखा है उन्होंने सब कुछ। तो देखिए ध्यान से, लिविंग बीइंग से क्या होता है, बायोटिक है, एनिमेट का नाम क्लियर हो गया होगा और इनएनिमेट का नाम क्लियर हो गया होगा। बताओ क्लियर हुआ कि ना हुआ, ये सब यहाँ पर आ गया होगा आपको। तो हमारी बुक ने हमसे ये बता दिया यहाँ पर। अब अगर आप देखो तो देखो हमारे पास में जो लिविंग है, एक हमारे पास जो नॉलेज यहाँ पे होती है, बुक ने क्या कहा देखो ध्यान से, अगर हम व्हेन वी टॉक अबाउट, अगर हम ये लिविंग की, अब देखो हमें अच्छे से पता है, बताओ किसकी बात करेंगे हम, इन एनिमेट की करेंगे एनिमेट की करेंगे, अब कहोगे सर एनिमेट की करेंगे, सीधी सी बात है इसी की होगी, इसकी तो होगी नहीं बिल्कुल। अब जो लिविंग बीइंग्स है, अब जो साइंटिस्ट है, कुछ ऐसे होते हैं लोग यहाँ पर क्या, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए बात करते हैं, सिर्फ अपनी बात करते हैं। तो बुक ने एक नाम क्या कहा है, व्हेन वी टॉक अबाउट, अकॉर्डिंग टू, देखो ये नाम है एनसीईआरटी में,
क्या नाम है? एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। इसका मीनिंग क्या होता है? ये वर्ड एनसीईआरटी का है। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मीनिंग क्या होता है? जब इंसान खुद के लेवल पे ही बात करे, जब इंसान खुद के रिगार्डिंग ही बात करेगा, उसे देखना है कि अपना क्या फायदा है इसको करने से, ये करने से। जब अपने आप को हम सुपीरियर मान लेते हैं, जब अपने आप को अपने किसी और से बढ़कर मान लेते हैं, तो व्यू आता है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। तो यहां पर क्या आता है? कौन कंसीडर करते हैं बताइए? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग कंसीडर देमसेल्फ। तो ह्यूमन बीइंग बताओ कैसे कंसीडर कर रहा है खुद को? तो ह्यूमन बीइंग कंसीडर देमसेल्फ एज सुपीरियर वन। अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, बिल्कुल इंसान समझता भी खुद को सुपीरियर। अब जब खुद को सुपीरियर समझ रहा है यहां पर, तो उस केस के अंदर क्या होता है? तो वहां पर क्या आता है? देखो हम क्या कर सकते हैं? वी कांट इलोबरेट इट वी कांट इलोबरेट। तो हम उसे क्या कर सकते हैं? यहां पर क्या है? वी कांट इलोबरेट इट हायर लेवल। जब इंसान खुद के बारे में सोचेगा तो ज्यादा कुछ नहीं सोच पाएगा, वो सिर्फ इतना सोचेगा कि हमारा क्या फायदा है। और जब आप हर एक किसी को यहां पर क्या है? बराबर इज्जत दोगे, सबके बारे में सोचोगे, तो वहां पर आप एक बड़े लेवल पे सोच सकते हो। ये एनसीईआरटी ने भी दिया ये चीज। तो अब तुम देखते हो यहां पर क्या है? जो लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, आप खुद बात करें, बताओ। अगर मैं लिविंग की बात करूं, क्या हमारे पास में क्या है? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, देखो ध्यान से। माउंटेन्स है, माउंटेन की बात कर लो आप। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन के अलावा चलो, जो तुम हमारे आसपास में वो हिल्स होती है, पहाड़ियां होती है। अब पहाड़ों में देखना कितने तरह के जीव होते हैं, कितने तरह के इंसेक्ट होते हैं। तो माउंटेन अलग है, हिल्स अलग है। अगर मैं बात करूं तुमसे, क्या होता है? फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर की, जो साफ पानी होता है, वहां पर कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर आप बात करें मराइन वाटर की, तो वहां पर कितने तरह के वो हैं। समुद्रों की बात करें, यहां पर क्या है? अब मराइन वाटर तुम्हारे पास, फ्रेश वाटर, तो चलो मैं जब ब्रैकेट में सी ऐसे कर देता हूं। समुद्र में तुम देखो, अगर आपको सबसे ज्यादा कहीं पर डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब वेराइटी, अगर आपको किसी जगह देखनी है तो मिलेगी पानी के अंदर, समुद्र के अंदर। समुद्र के अंदर ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो शायद हमने कभी हमारी आंखों ने देखे नहीं और कभी हमारे कानों ने सुना नहीं। ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी वहां पे पाए जाते हैं। तो कितनी तरह की डाइवर्सिटी है। ऐसा थोड़ी है कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर एक ही तरह का ऑर्गेनिज्म है, एक ही जीव है। बहुत तरह के हैं। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूं तुम्हें कि होता क्या है। आप किसी फॉरेस्ट की बात कर लो, चलो आप किसी जंगल में चले जाओ, तो क्या जंगल में एक ही जीव होता है? फॉरेस्ट मतलब बहुत तरह के होते हैं जंगल के अंदर। फॉरेस्ट की बात कर लो, ईटीसी। यहां पर क्या आता है? यहां पर सब किसकी बात कर रहे हैं? देखो फॉरेस्ट में भी कौन आता है? अब अमेजन रेन फॉरेस्ट जो तुम्हारा सबसे फेमस है, कौन सा होता है तुम्हारे पास में? अमेजन रेन फॉरेस्ट। इसमें कर देता हूं अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट तुम्हारे पास में क्या होता है? ये वो जंगल है जहां पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर। कुछ थोड़ा बहुत थोड़ी है। अब यहां पर क्या है? अब देखो ध्यान से, अमेजन रेन फॉरेस्ट हो गया। आप ग्रासलैंड की बात कर लें, ग्रासलैंड होती है नहीं होती है? बिल्कुल कहेंगे सर होती है। डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड को हटा देता हूं क्योंकि फॉरेस्ट नहीं है। डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो भाई बहुत तरह के हैं यार, आप जहां जाएंगे आपको तरह तरह के वो मिलेंगे। अब मैं बताता हूं यहां पर क्या है, लिविंग के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है। ये हमारी बुक ने दे रखा था। अब चलो इससे पहले एक सेकंड, क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है, उसका नाम उन्होंने क्या दे रखा है? अर्नस्ट मियर। मियर नाम का जो साइंटिस्ट है, पूरा नाम उनका है अर्नस्ट मियर। ये कौन है? इनकी जो उम्र थी नॉर्मली क्या था बताऊं आपको मैं, ये जिंदा रहे मतलब 1904 से लेकर 2004। तो 1904, ये 4 है भाई, 9 नहीं है। तो 1904 से कहां तक रहे? 2004 तक। ये तब तक जिंदा रहे ये, मतलब इन्होंने सेंचुरी पूरी करी है। लो इस तरह से क्या होता है, 100 ईयर्स। भाई 100 साल ही तो पूरे कर लिए। 1904 में जन्म हुआ, 2004 में मर गए। तो इनको क्या बोलते हैं यहां पर? क्या है? इट इज कंसीडर, बुक ने एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। अभी रुको मैं आपको पैराग्राफ दिखाता हूं। कंसीडर अमोंग 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। इनको 100 साइंटिस्ट में कंसीडर किया जाता है, जो कि 100 मतलब 100 टोटल जो साइंटिस्ट है
उनमें इनको इंक्लूड किया जाता है और इसको हम बोलते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो इसको 20th सेंचुरी का क्या बोलते हैं बताइए? डार्विन कहा जाता है। तो किस साइंटिस्ट को ये नाम से? भाई उन्होंने दे रखा है, इससे पढ़ा रहा हूं, ये डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी का डार्विन कौन है? मेयर नाम के साइंटिस्ट या अर्नस्ट मेयर। वीवीआईपी है क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। वो किसके बारे में आया था बताएंगे। इतना आ गया समझ में? और इसने नॉर्मली क्या आता है, इसको किस काम यहाँ पे क्या है, इन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया था? जो वीवीआईपी है, जो क्वेश्चन आया हुआ था, इन्होंने क्या करा था? कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था किसका? स्पीसीज का। आप पढ़ते हो ना बार बार कि टू डिफरेंट स्पीसीज डू नॉट इंटरब्रीड विद ईच अदर। मतलब क्या होता है, जो दो स्पीसीज होती है अलग अलग करके, जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे, जो उनकी संतान होगी, वो आगे चल के क्या होगी? नॉर्मल एक फर्टाइल नहीं होगा ना, अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज देने वाला कौन है? वो तुम्हारे पास मेयर है। अब इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया, आगे यहां पर क्या होता है इसके बारे में और क्या है याद रखना। अवार्ड ट्रिपल क्राउन, इनको 3 क्राउन कहा जाता है। अवार्डेड ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। अब बुक ने वो नाम भी दिए हैं, एक का नाम बाल्जिन दिया है, एक इंटरनेशनल प्राइज है, क्रूफोर्ड प्राइज है, ये 3 प्राइज मिले थे इसको। तो इसको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, याद रखना। इसके बारे में इतनी डिटेल बहुत है, ये क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में, मतलब नीट में ये आया था। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी ये आ सकता है, इन्होंने किस में कंसीडर किया है, और ये 100 साल तक रहे थे, याद रखना। ये लिख देता हूँ, लिख दिया हो तो मैंने। इसकी जो जिंदगी थी यहाँ पर क्या होता है, जो लाइफ है वो 100 साल तक जिंदे रहे थे। 1904 में जिंदा हुए, मतलब जन्म हुआ, और 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। अब चलो इसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। अब उससे पहले कि देख लें, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर क्या होता है सबसे पहले देखेंगे, व्हाट इज लिविंग। लिविंग एक्चुअली है क्या चीज। अब मुझे बताओ तुम ध्यान से, यहाँ पर क्या है भाई, लिविंग है तो उनकी कोई तो प्रॉपर्टी होगी, कोई तो कैरेक्टरिस्टिक होगी, होगी क्या ना होगी। मतलब ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होगी जो इस मार्कर में नहीं है पर हमारे अंदर है। ये क्या है, नॉन लिविंग है, हम क्या है, लिविंग है। तो इसमें कुछ थोड़ी ऐसे प्रॉपर्टी होंगी जो हमारे अंदर होंगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो उनको देखते हैं कि क्या क्या होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब देखें आगे, एनसीईआरटी को बताता हूं कि क्या लिखा हुआ था। सबसे पहले देखो ये रहा, इसको यूनिट 1 के नाम से जानते हो आप। क्या नाम दे रखा उन्होंने, क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। और उससे पहले चैप्टर का नाम क्या है तुम्हारे पास में, बताइए, द लिविंग वर्ल्ड। तो पेन बदल लेता हूं, ये रहा तुम्हारे पास। अब बताओ सबसे पहले, बायोलॉजी किसकी स्टडी होती है? देखो, स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म, जहां पर आप लाइफ फॉर्म की कर रहे हो, एंड लिविंग प्रोसेस, कौन कौन से प्रोसेस है। लिविंग वर्ल्ड में तुमको अमेजिंग डाइवर्सिटी, बहुत तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अगले देखो, अर्ली मैन कुड इजीली परसीव डिफरेंस बिटवीन, देखो, इन एनिमेट मैटर एंड लिविंग। मतलब इन एनिमेट का मीन क्या होता है, वो आसानी से पता कर लेते थे बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। आगे भी उन्होंने दिया हुआ, देखो ध्यान से, उन्होंने क्या होता है, इन एनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट व्हाट द सेंस ऑफ ऑ और फियर दैट दे इवोक्ड। उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर क्या आता है, जो कॉमन फीचर है इन एनिमेट और एनिमेट ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि हमारे अंदर भी तो क्यूरियोसिटी होती है जानने की, कि हम पता तो करें लिविंग है तो कैसे है, नॉन लिविंग है तो क्यों है। हम भी तो पता करते हैं नहीं करते हैं। तो इन्होंने ये बताया। आगे देखो यहाँ पर क्या है, उन्होंने सोसाइटी विच indulge in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge। अगर आप खुद का फायदा देखोगे, देखो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू आ गया नाम। अगर आप इंसानों के अंदर ओनली ह्यूमन बीइंग की स्टडी करोगे, ओनली ह्यूमन बीइंग अपने बारे में सोचेगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज को बढ़ाएगा, तो एक लिमिट तक बढ़ा सकता है, एक उसके ऊपर तक नहीं। और जब आप सबको बराबर समझोगे और सबको बराबर समझकर उनके बारे में आगे पढ़ोगे, तो आपकी नॉलेज ज्यादा हो सकती है। ये चीज उन्होंने बता दी। अब आगे देखते हैं ध्यान से, क्या होता है तुम्हारे पास। अब देखो, जो तुम्हारे पास क्या होता है, शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटी अमोंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ये और बताता हूं क्या होता है। फॉर एग्जांपल देखो यहां पर क्या है, हॉरिजॉन्टली का मीनिंग क्या आता है। हॉरिजॉन्टली को आप कहते हो, इसको आप ऐसे कर सकते हो आप, इसको हम क्या कहते हैं, विद इन जनरेशन, एक ही पीढ़ी के अंदर, विद इन जनरेशन। और जो वर्टिकल है ये करते हो आप बिटवीन जनरेशन। सर समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं, विद इन का या बिटवीन का। विद इन का मतलब होता है एक ही पीढ़ी में। फॉर एग्जाम्पल जब आप अपने सिमिलरिटी देखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और जो मेरा भाई है, अगर मैं दोनों के अंदर फीचर को देखूंगा, दोनों के अंदर प्रॉपर्टी को मिलाऊंगा, तो वो होता है हॉरिजॉन्टल व्यू। और जब तुम अपने कैरेक्टर और फादर के कैरेक्टर को देखोगे, फादर तो अलग पीढ़ी है और तुम अलग पीढ़ी हो,
जनरेशन बदल चुकी है, तो जब आप बिटवीन द जनरेशन देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल व्यू। तो एक हॉरिजॉन्टल व्यू होता है, क्या होता है, वर्टिकल व्यू। अब मुझे बताओ भाई, फादर से आप बिल्कुल 100% भी नहीं होंगे और आप भाई से भी 100% सेम नहीं होंगे, तो जब आप एक ही पीढ़ी के अंदर एक ही जनरेशन में डिफरेंस को मिला रहे हो, सिमिलरिटी को मिला रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल व्यू होता है। और जब आप बिटवीन टू जनरेशन मिला रहे हो, दैट इज वर्टिकल व्यू। इतना आ गया समझ में? तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मीनिंग यहां ये होता है। अब देखो आगे उन्होंने क्या दिखाया, उन्होंने कि अगर आप कंजर, देखो सारा का सारा वही लिखा उन्होंने कि क्या होता है, कैसे रिलेटेड होता है। अब चलते हैं अगले की तरफ। उन्होंने क्या है, अर्नस्ट मीयर, देखो ये रहा साइंटिस्ट के बारे में जिसके बात कर रहा था, 1904 से लेके लिखा हुआ है, 1904 से लेके कहां तक था, 2004 तक इनकी ये लाइफ रही है। रुको, कहां भाग रहा है यार ये, देखें। अब जो ये यहाँ पे क्या है, कहां पैदा हुआ है, 1904 के अंदर, ये नहीं जानना हमें कि कहां पैदा हुआ है। इसको क्या कहते हैं बताइए, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने बोल दिया। इसके अलावा यहाँ पर क्या था, देखो इन्होंने किस टाइम बताया था, ही आल्सो पायनियर्ड द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो इन्होंने किसकी डेफिनेशन बताइए, बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इन्होंने दिया था, मैंने आपको भी लिखवाया था। अगला यहाँ पर क्या होता है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इसी को कहा जाता है, ये मैंने ये कहा था। कौन सा प्राइस है, बालजन है, इंटरनेशनल और क्रूफोर्ड है, ये रहा हूं। मायर कितने, मतलब मेयर कितनी एज में मरे थे, 100 ईयर की एज में वो मरे थे। तो ये याद रखना प्लीज क्या है, और इनको कंसिडर किया गया, देख लीजिए, 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। लो 100, 100 बड़े साइंटिस्ट के अंदर इनको एक तरह से क्या, इनका नाम शुमार किया गया है, इनका नाम इंक्लूड किया गया है। इतना आ रहा समझ में, नहीं आ रहा? सर कहां से बता रहे हो, आप तो हिंदी के टीचर बन गए, वहां लिखवाते हैं जीवन परिचय। मैंने परिचय नहीं बता रहा कोई, इस वजह से क्योंकि ये आया हुआ था भाई PYQ के अंदर, तो बता दिया मैंने, यहां पर ये होता है। हमने कोई वैसे थोड़ी बात करी यार, पढ़े आगे, चलो देखते हैं आगे। व्हाट इज लिविंग करके ये टॉपिक चल रहा था हमारे पास में, क्या आता है। अब आपको पता है अच्छे से, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, देखो ध्यान से, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। जितने भी जीव है बताइए, क्या सारे ग्रो करते हैं, करते हैं भाई। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ये आप जानते हो। पहले ये जान लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर उनके बारे में करके देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहला का जो नाम होता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। बिल्कुल सर। दूसरे का नाम क्या होता है, रिप्रोडक्शन, एनसीईआरटी में तो दे रखी है भी यहाँ। और थर्ड वन इज कॉल्ड एज, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। एंड फोर्थ वन इज कॉन्शियसनेस, ये नाम। तो चार है तुम्हारे पास, एक ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है। ये चार प्रॉपर्टी क्या होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। सर हमारे पॉइंट तो पहले नहीं, हम सांस लेते हैं, हम पानी पीते हैं, हम खाना खाते हैं, ये कहाँ गए हमारे, ये भाई बहुत छोटे थे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इनको नहीं करते, मेन को तब देखते हैं जो बुक में पूछे हैं। तो ये तुम्हारे पास वो है। तो कौन कौन सा होता है, ग्रोथ है, और यहाँ पर रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है। तो चलो सबसे पहले चलते हैं हम ग्रोथ के बारे में, कि ग्रोथ क्या होती है। अगर आप चाहें तो इसको यहां से मिटा सकते हैं, देखो जो मैंने ऊपर ये लाइन लिख दी, यहां पर ये लिखी थी ना, ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो। चलो यहां से कर लेते हैं। अब यहां पर अच्छे से समझते हैं, देखो बोर नहीं होना, बहुत अच्छा है यार, मतलब ये हार्ड थोड़ी बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला बताओ, क्या सारे ऑर्गेनिज्म, लिख दो यहां पर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। बिल्कुल सर, इसे कर लो। तो सारे जीव क्या करते हैं बताइए, ग्रो करते हैं। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जो ग्रोथ है, ग्रोथ इज कंसीडर एज इंक्रीज इन, देखो ग्रोथ को आप जब भी कंसीडर करोगे, एज कंसीडर एज इंक्रीज इन मास, या तो उसका वेट बढ़ रहा हो या तो उसका वजन बढ़ रहा हो। अभी बताऊंगा मैं कैसे, यहां पर क्या है, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। चाहे तो संख्या बढ़े, उनका नंबर बढ़े, और चाहे उनका मास बढ़े, तो दोनों ही किस में कंसीडर होते हैं बताइए, ग्रोथ में। फॉर एग्जाम्पल तुम हो, यहां पर क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, सुनने ध्यान से, बैक्टीरिया का नंबर भी बढ़ता है। अब बैक्टीरिया क्या करता है, फिजन करता है, तो जब 1 से 2 बना लेता हो, तो जब नंबर बढ़ गया तो भी ग्रोथ है कि नहीं है। और अगर तुम कहो यहाँ पर क्या है, किसी का वजन बढ़ रहा है, पहले तुम्हारी बात कर लू मैं, पहले तुम बचपन में जब पैदा हुए थे क्या 50 किलो के थे? सर हम थे ओनली क्या होता है 2-3 किलो के।
तो भाई तुम्हारा वजन बढ़ा है कि ना बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है। तो जब तुम्हारा वेट बढ़ा है तो वेट का बढ़ना भी तो ग्रोथ में आता है, हाँ या ना? और इसी की वजह से यहां पर क्या आता है, सुने ध्यान से, क्या होता है, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, इसी को हम क्या कहते हैं, देखो, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, ये दोनों का दोनों, नंबर का और मास का, इनको हम कहते हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक। ये एक दूसरे के ट्विन प्रॉपर्टी है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। तो किस किस को कहते हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक, याद रखना, किसका आता है, चाहे मास का इंक्रीज होना और चाहे नंबर का इंक्रीज होना, दोनों की दोनों इसके अंदर आती है। कर लोगे ये चीज? तो आपको क्या याद रखना है सर, हमें ये याद रखना है, चाहे वेट बढ़े या मास बढ़े, वेट बोल लो या मास कह लो, क्योंकि फिजिक्स में अलग होता है ना कि तुम्हारा बायो में अलग होता है। कहोगे सर वेट और मास अलग चीज है, एक ही मानोगे, बायो में अलग नहीं मानते। तो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर तुम्हारे पास में क्या आता है, ये ट्विन प्रॉपर्टी होती है ग्रोथ की। अगला आप अच्छे से जानते हैं, ए डेड ऑर्गेनिज्म, जो भी मरा हुआ जीव है, क्या कभी आपने देखा है कि जो मरा हुआ तुम्हारे पास वो भी इंक्रीज करता है? सर मरा हुआ कब से करने लग गया? तो हमारी बुक ने क्या कहा है, ए डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो, ए डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो। तो डेड ऑर्गेनिज्म कभी भी ग्रो नहीं करता। बट आपको एक चीज बताता हूं, समझिए प्लीज ध्यान से, जो ग्रोथ है तुम्हारे पास, ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप। ग्रोथ का जो टाइप है वो कितने तरह का होता है बताइए? दो टाइप का है। कैसे दो टाइप का है? वन इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल या एक्सटर्नली, एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज इंटरनली। तो एक एक्सटर्नली होता है और एक इंटरनली होता है। अगर किसी के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ये डिजिटल बोर्ड है, इसी को समझ लीजिए, इसके ऊपर क्या होता है, अगर मैं इसको 3 या 4 दिन साफ नहीं करूंगा तो इस पर रेत जम जाएगा, जम जाएगा भाई। पहले जो इसका वेट होगा अपना खुद का, जो भी कुछ वेट है, अब इसके रेत जमने से, मतलब यहां पर जब रेत जम गया तो इसका मास बढ़ाए कि ना बढ़ाए? बिल्कुल बढ़ाए। तो यहां पर रेत का मतलब सैंड का एक्यूमुलेट होना भी तो ग्रोथ है। जिस बेंच पे आप स्कूल में जाके पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल, आप उसको वैसे ही रहने दो और आप 1 महीने बाद जाओ, अभी तुम्हारी छुट्टियां हुई थी गवर्नमेंट के अंदर, अगर आपने उसको 1 महीने के लिए वैसे छोड़ दिया तो क्या उन पर आपको कोई रेत नहीं मिलाता? रेत मिलता है। तो रेत का जमना भी सैंड का एक्यूमुलेट होना तुम्हारी बेंच पर भी ग्रोथ है। पर ये फर्क है जो एक्सटर्नल है। बेंच क्या होती है बताओ? लिविंग है नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग। डिजिटल बोर्ड को मैंने बोला लिविंग है नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। ये थोड़ी कह रहा है कि भाई मैं, ये थोड़ी बोल रहा है, अगर ये लिविंग होता यहाँ रुकता ही नहीं, कहता मैं भाग जाता हूं। तो ये क्या होता है, याद रखना, एक्सटर्नली किस में होता है? ये होता है नॉन लिविंग के अंदर, ये चीज प्लीज याद रखना है। और ये तुम्हारे पास क्या होता है लिविंग में, इंटरनली। क्या तुम्हारी ग्रोथ होती है? कभी तुम्हारे सिर पे क्या गुम्बद सा बन गया हो, कह रहा हो तुम्हारे एक हाथ बढ़ रहा हो एक हाथ छोटा रहा हो, अब तुमसे कोई कहे भाई ये क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है तुम्हारी? ऐसा थोड़ी होता है, एक हाथ आज बढ़ा एक हाथ कल। हमारे अंदर ग्रोथ होती है इंटरनल, लिविंग में, और इनमें कैसे होती है, एक्सटर्नल। तो इस वजह से यहां पर क्या है, याद रखना, ग्रोथ इज, जो ग्रोथ है, ग्रोथ इज नॉट ए, ग्रोथ को हम ये नहीं कह सकते कि लिविंग के अंदर ही है। और जो प्रॉपर्टी ओनली लिविंग में होती है, सुन लो ध्यान से, जो प्रॉपर्टी ओनली लिविंग में होती है नॉन लिविंग में नहीं होती, उसको बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकता हूं ग्रोथ को? कहोगे सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों में हो रही है, लिविंग नॉन लिविंग। तो याद रखें, ग्रोथ इज नॉट, स्टार मार लेना, ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। रख लोगे याद? सर बिल्कुल रख लेंगे। आगे यहाँ पे क्या है, इट इज ए, पर होता क्या है जब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है? इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक या इट इज ए प्रॉपर्टी, ऐसा कर लो आप, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक से पूछ की कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। सर ये वाला चीज तो हमें आ गया। तो नॉन लिविंग के अंदर भी, अब हमारी बुक ने क्या आता, देखो तुम्हारी बुक ने क्या लिखा होगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में कौन कौन है? भाई मैं तो कुछ भी एग्जाम्पल लिख लो, आप लिख लो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में। अब मैंने डिजिटल बोर्ड का एग्जांपल दिया, मैं लिख देता हूं इसको, एक्यूमुलेशन ऑफ, एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा होना, जमना, एक्यूमुलेशन ऑफ सेंड, किसके ऊपर लिख दूं, ऑन डिजिटल बोर्ड। सर ये तुक नहीं लग रही, मतलब आपने बोर्ड का एग्जांपल चिपका दिया हमें, आप अपना व्हाइट बोर्ड का ले लो। दूसरा, तुम्हारी बुक ने कहा है माउंटेन पर, बिल्कुल होता है भाई। उसके अलावा तुम्हारी बेंच का, तो नॉन लिविंग का जो भी नाम आए कर दो, ये लिख दिया। कर लोगे यहां तक? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है?
अगला देखते हैं हमारे पास में अगला क्या होता है। ग्रोथ के बारे में देख लिया कि एक क्या होता है एक्सटर्नल और एक क्या होता है इंटरनल, ये बात हम कर चुके हैं। कर ली, यहां पर क्या आता है, अब देखे ध्यान से क्या होता है इंक्रीज इन नंबर। अब मैं तुमसे कहूं इंक्रीज इन नंबर इज कंसीडर एज, इंक्रीज इन नंबर इज आल्सो ग्रोथ। बताओ क्या मैं ग्रोथ कह सकता हूं अगर किसी का नंबर बढ़ रहा है वो ग्रोथ है? बिल्कुल कह सकते हैं, चाहे मास बढ़े चाहे नंबर बढ़े दोनों ग्रोथ है। रेहान इसको बंद करना। तो ये हमारे पास में आता है इसके अंदर। अब आगे देखे ध्यान से समझिए, जो ये हमने देखा कि कौन होता है क्या होता है कैसे होता है, ये ग्रोथ के बारे में बात करिए। सेकंड वन इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, इसको देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, पहली चीज तो समझे प्लीज ध्यान से। रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या आता है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नंबर को बढ़ाता है, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम है तो हमारे माँ बाप है कि नहीं है, तो हमारे जो माँ बाप है हम उनके इसे मतलब क्या होता है एज ए बेटा या बेटी है। अगर आप फीमेल हो तो आप बेटी हो, अगर आप मेल हो तो आप बेटे हो। तो माँ बाप क्या है यहाँ पर क्या आता है वो हमारे लिए एज है, क्योंकि अगर हम खुद को देखेंगे तो हम अलग पीढ़ी है, माँ बाप अलग पीढ़ी है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नंबर को मेंटेन रखता है, जिससे जनरेशन मेंटेन रहती है, उसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो प्रोसेस यहां पर लिखो, यहां पर क्या होता है प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, process of living organism by which it produce young one of its own kind, जिसमें वो अपनी तरह प्रोड्यूस करता है, ऑफ इट्स ओन काइंड। ऐसा थोड़ी होता है भाई, देखो अगर हम इंसान है तो इंसान का ही बच्चा पैदा होगा ना, ऐसा थोड़ी कि इंसान के बच्चों को कोई हाथी का बच्चा पैदा होगा, ये थोड़ी होता है। अब सॉरी यहां पर क्या है, तो यहां पर देखो रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है कि जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं अपनी तरह कॉपी को प्रोड्यूस करते हैं। दो तरह का होता है, इसको आप कहते हो एक का नाम एसेक्सुअल और एक का आप कहते हो सेक्सुअल। ये दो टाइप का होता है, असेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल की बात करूं अगर मैं, तो इसमें क्या आता है हमारे पास एसेक्सुअल के अंदर, ये होता है यूनिपेरेंटल। इसमें मोस्टली एक ही पेरेंट होता है, और एक ही पेरेंट क्या होता है वो क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास अभी बताता हूं मेरे को, ये यूनिपेरेंटल है एक ही पेरेंटल है, इसको आप बाई पेरेंटल, क्योंकि यहां पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है मेल और फीमेल, ये बाई पेरेंटल है। इसके अंदर सेक्सुअल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, वेरिएशन आती है, बदलाव आते हैं, और ये वेरिएशन ही वो बदलाव है जो इवोल्यूशन के लिए जरूरी है, क्योंकि आप पढ़ोगे 12th क्लास में इवोल्यूशन, तो वहां पर इवोल्यूशन का जो मेन वो बेस है वो वेरिएशन है, बदलाव है, और वो कभी भी नहीं आते असेक्सुअल के अंदर और सेक्सुअल के अंदर ही आते हैं। अब हमें सर बताओ कि हम काम किस चीज का है, तो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने नंबर को बढ़ा रहा है। इसको आप लिख सकते हैं इट रिप्रोडक्शन मेंटेन द, रिप्रोडक्शन क्या करता है मेंटेन द जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मेंटेन द जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जो पीढ़ी के बाद पीढ़ी को मेंटेन करे जा रहा है उसी प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन। कर लोगे यहां तक, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल से बता रहा हूं। अब देखो ध्यान से, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं यहां पर, क्या मुझे बताओ रिप्रोडक्शन सबके अंदर होता है? सर सबके अंदर तो नहीं कह सकते हम, इंसानों की बात कर ले भाई, रिप्रोडक्शन के अंदर क्या आता है, कुछ ऐसे कपल भी होते हैं जिनके बच्चे पैदा नहीं होते, जो कभी माँ बाप नहीं बन सकते बेचारे। अब उनमें वो कुछ भी प्रॉब्लम हो, देखो प्रॉब्लम की मैं नहीं कह रहा, वो फिजिकल हो जेनेटिकल हो, वो कैसी भी हो सकती है, जेनेटिकली भी हो सकती है भाई। तो यहां पर क्या है कह सकते हैं हम, देखो हमारी बुक ने क्या दिया है, एक दिया है ह्यूमन बी के मतलब ह्यूमन के अंदर लिख देता हूं इनफर्टाइल कपल, इनफर्टाइल कपल। दूसरा यहां पर क्या आता है, एक हमारे पास होते हैं स्ट्राइल वर्कर बी, आपने मधुमक्खी जानते हो, हाँ सर, जो जो वर्कर बी होती है उसके अंदर वो स्ट्राइल होती है, तो स्ट्राइल वर्कर बी, वहां पर क्वीन फर्टाइल होती है जो रानी होती है। मधुमक्खी में तीन होती है, एक होती है रानी क्वीन भी बोलते हैं जिसे, एक होती है वर्कर बी जो शहद वगैरह को लाते हैं नेक्टर को इकट्ठा करती है, और एक होता है ड्रोन जो कि मेल है। और मेल मैंने पूरी बायोलॉजी के अंदर जहां पर जो वहां पर जो मेल है वो आराम से बैठ के खाता है, वो कुछ काम नहीं करता,
तो एक तरह से निठल्ला जो बैठ के खाता है, पूरी की पूरी बायोलॉजी के अंदर हर जगह पे मेल कमाते हैं मोस्टली। और आजकल तो फीमेल भी इंडिपेंडेंट है, वो भी कमा रही हूँ कि नहीं कह रहा मैं, फीमेल कमाने लगी, पर कहीं पर मेल बैठ के खाता है आराम से, वो मधुमक्खी में आता है, हनी बी के अंदर। सर मौज ले रहा है वो, हाँ मौज तुम भी ले लो फिर। तो यहाँ पर क्या देखो, इनफर्टाइल कपल, और दूसरा क्या है स्ट्राइल वर्कर भी, और क्या होता है म्यूल खच्चर जो होता है ये भी, ये कभी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। पर मुझे बताइए, डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये एनसीईआरटी की लाइन है भाई। जब जो कपल के बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो मैं लिख सकता हूँ डू नॉट रिप्रोड्यूस। पर मुझे बताओ क्या, अब रिप्रोड्यूस तो नहीं कर रहे, उनके बच्चे तो पैदा नहीं हो रहे, पर क्या लिविंग नहीं हो? सर लिविंग तो है। तो इसका मतलब जो रिप्रोडक्शन है वो एक प्रॉपर्टी हो सकती है, ना कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी शुरुआत नहीं बोला था, ऐसी प्रॉपर्टी जो हर लिविंग में पाई जाए और नॉन लिविंग में ना हो। तो याद रखना यहां पर क्या है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये भी कैन नॉट बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप इसको भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म की। समझ में आ गया? इतना आ गया होगा यार। देखो मैं आपको बताता हूं, हमारी बुक ने क्या दिया है, जो एसेक्सुअल है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दो, जो नाम आ रहा है तो, क्योंकि हमारी बुक ने इसके कई नाम यूज कर लिए। जो एसेक्सुअल होता है, पहली बात तो ये कैसा होता है, इसमें कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं? एक पेरेंट इन्वॉल्व है। और जब सिंगल पेरेंट है, जब सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, तो उसे हम कहते हैं यूनिपेरेंटल। तो ये यूनिपेरेंटल है। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। और जब एक ही पेरेंट कर रहा है, एक ही पेरेंट अगली पीढ़ी को बना लेगा, सिंगल पेरेंट से अगली पीढ़ी बन जाएगी। सर को एग्जांपल दीजिए, बताता हूं। देखो ये इसमें आ गया सबसे पहला, तो ये पेन कैसे बदल गया, चप्पल गद्दू से जब बदल जाए तो। देखो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, और यहां पर नो वेरिएशन, याद रखना प्लीज, ये यहां पर कोई बदलाव नहीं आता, नो वेरिएशन। और जहां पर बदलाव नहीं आता, सेक्सुअल के अंदर वेरिएशन आता है, असेक्सुअल में कभी बदलाव नहीं आता। और जब बदलाव नहीं आता है तो यहां पर बनते हैं क्लोन। तो क्लोन किसके अंदर बनते हैं बताइए? वो बनते हैं इसके असेक्सुअल के अंदर। तो यहां पर क्लोन बनते हैं, क्लोन। कर लोगे यहां तक? सर नहीं आ रहा समझ में? आगे देखो ध्यान से, यार क्या चाह रहे हैं आज ये। तो यहां पर क्या आता है, नो वेरिएशन, तुम्हारे पास ये मैंने लिखा है नो वेरिएशन। नो वेरिएशन, इसमें क्लोन बनते हैं तुम्हारे पास। सर क्लोन क्या होता है? क्लोन का मीनिंग होता है, अगर आपको नहीं पता सुने, क्लोन का मतलब है जो जेनेटिकली एंड मोर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली एंड मोर्फोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट, जो अपने माँ बाप से जीन में भी और दिखने में भी, जेनेटिकली का मतलब होता है जीन के अकॉर्डिंग, जीन जैसा है, जैसे माँ बाप में वैसे बेटे में या बेटी में। और मॉर्फोलॉजिकली जैसे माँ बाप दिख रहे थे वैसे खुद दिखेगा, सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, तो उसे कहता है क्लोन। इसको आप एक और डेफिनेशन में कर लेते हैं, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, माँ बाप की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट। कहेंगे सर हम नहीं एग्जैक्ट कॉपी, नहीं हम नहीं है भाई, हमारे अंदर तो वेरिएशन है। तो याद रखना, जो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट की, उन्हें क्लोन कहते हैं। इसमें क्या आता है देखो, एग्जाम्पल हमारे पास में सबसे पहला जो बुक ने दिया है, एक उन्होंने कहा है बडिंग का नाम। बडिंग में क्या होता है, एक छोटा छोटा सा बड बनेगा, 10th पढ़ के आए आप, एक छोटा सा बड बनेगा, यहाँ पर क्या होता है, और बड जो बनता है वहां पर क्या आता है, वो पहले अपना साइज डेवलप करेगा, साइज बढ़ाएगा, उसके बाद में नया बन जाएगा। तो जो बडिंग होता है ये किस में होता है, इन यीस्ट एंड हाइड्रा। तो बडिंग किस में, बुक ने दिया ये नाम, यीस्ट में और हाइड्रा में। हाइड्रा बताना क्या होता है, प्लांट है एनिमल है? कुछ लोग आज तक हाइड्रा को प्लांट ही मानते हैं, हाइड्रा इज एन एनिमल। सर एनिमल है, बिल्कुल हाइड्रा एक एनिमल है, ना कि प्लांट है। सर हमने तो 10th में उसको प्लांट ही माना था, ये एनिमल है। लो उसके अलावा फिजन का नाम, अब फिजन में क्या क्या दिया है सर, हमने तो जो पढ़ा था नाम वो अमीबा का नाम पढ़ा है। बट जो फिजन होता है ये अमीबा के अलावा किसके अंदर भी होता है, ये बैक्टीरिया में भी होता है, प्रोकैरियोट के अंदर भी होता है। और हम पढ़ के आए सेल वाले चैप्टर में कि प्रोकैरियोट का मीनिंग क्या है। तो अमीबा के अंदर हो रहा है हमारे पास, और किसमें होता है, बैक्टीरिया में फिजन।
अमीबा बस अमीबा में होता है बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया आल्सो, ये भी याद रखना, बैक्टीरिया आल्सो डिवाइड बाय फिजन। बैक्टीरिया भी डिवाइड करते हैं फिजन से। और फिजन क्या होता है, जिसमें पेरेंटल बॉडी अपने दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, उसको कहते हैं हम फिजन। फिर एक और है तुम्हारे पास में, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या आता है, जिसमें पेरेंटल बॉडी ब्रोकन होती है, टुकड़ों के अंदर उससे नए बन जाते हैं। अब वो किस में दिया फ्रेगमेंटेशन, वो उन्होंने कहा है प्रोटोनीमा ऑफ मोस, जो मोसिस होती है, प्रोटोनीमा ऑफ मोस या मोसिस, इसमें फ्रेगमेंटेशन है। अगर मैं बात करूं देखो फंजाई की, फंजाई में क्या होता है, स्पोरुलेशन, वहां पर स्पोर बनते हैं, मिलियंस ऑफ स्पोर फॉर्म्ड, तो मिलियंस ऑफ स्पोर फॉर्म। फ्रेगमेंटेशन इसमें भी आ सकता है, फंजाई के अंदर भी। तो स्पोरुलेशन, मिलियंस ऑफ स्पोर फॉर्म, तो स्पोर का बनना तुम्हारा किसके अंदर है, फंजाई में, आप ये कर सकते हैं। तो फंजाई में स्पोरुलेशन आप यहां से रखें याद। और फंजाई क्या आता है, फंजाई वो है जो एक्चुअल में मेन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर है। अगर फंजाई ना हो तो सारी हमारी धरती कूड़ादान बन जाएगी पूरी की पूरी। डस्टबिन जो उसके अंदर डिकम्पोज कर रहा है, जो सारे गले सड़े पदार्थ को उन्हें ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उनमें फंजाई का बहुत रोल प्ले है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इतना कर लोगे नहीं कर लोगे। अब देखो ध्यान से, एक मिनट और, मैं यहाँ पे आपको क्या लिख रहा हूँ, सुनना ध्यान से प्लीज। अमीबा है, चलो अमीबा का ले लो, ठीक है नाम। अमीबा भी होता है और बैक्टीरिया होता है, हाँ या ना। ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, ये डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ये अमीबा है, ये अमीबा हुआ, इसने क्या करा, खुद के अंदर डिवाइड कर लिया, एक ये बना लिया और एक यहां पर ये बना लिया। तो अब मुझे बताइए, ये पेरेंटल है और ये कौन है, डॉटर सेल है। अब पेरेंटल सेल ने किस में डिवाइड कर दिया, डॉटर सेल में। ये पेरेंटल सेल है, इसने किस में डिवाइड करा, डॉटर सेल के अंदर। अब बताओ ये कितना था, एक हो गए, और यहां पर कितने हो गए, दो हो गए। ये फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया है, देखना ध्यान से, बैक्टीरिया हो गया। अब जो बैक्टीरिया है, इसने क्या करा, खुद ने डिवाइड करके यहां पर क्या होता है, यहां पर भी इन्होंने दो बना लिए, ये भी यहां पर तुम्हारे पास दो बन गए। अब इनके अंदर अगर आप देखें तो मुझे बताइए, यहां पर जो हो रहा बैक्टीरिया में, ये भी यहां पर बैक्टीरिया बन गए दो, ये पेरेंटल से यहां पर दो थे और यहां पर एक है। जब एक से दो बन रहे हैं, चाहे मैं अमीबा की बात करूं, ये अमीबा हो गया है और ये कौन हो गया, बैक्टीरिया हो गए। दोनों के अंदर ही नंबर बढ़ चुका है, यहां पर क्या है, जब नंबर बढ़ रहा है तो ग्रोथ कह सकता हूं, हाँ या ना। और यही तो इनके अंदर अभी मैंने क्या बताया कि बैक्टीरिया के अंदर देखो फिजन जो है, जो फिजन नाम का प्रोसेस है, अमीबा के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर, ये एसेक्सुअल का टाइप होता है जिससे ये अपन नंबर बढ़ाता है, करता कि ना करता है। इसीलिए क्या होता है, सुने ध्यान से, क्या होता है, जो ये दोनों है, ये सारी मक्खियां बोर्ड पे उड़ रही है। तो अमीबा और फिजन क्या होता है यहाँ पर, इनके अंदर याद रखें, ये दोनों कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। याद रखें, अमीबा भी यूनिसेलुलर है और बैक्टीरिया भी है। पर दोनों फर्क बताऊं, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो जानते होंगे, ये होता है यूकेरियोट, ये यूकेरियोट यूनिसेलुलर है और ये प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर है। बैक्टीरिया को छोड़कर और कैसे होते हैं, यूकेरियोट। तो याद रखना दोनों ही यूनिसेलुलर है। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, ये एनसीईआरटी की लाइन है, सिनोनिमस। इसका मीन्स है कि बैक्टीरिया के अंदर और अमीबा के अंदर, दोनों के अंदर ग्रोथ में देखो नंबर भी बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है तो ग्रोथ हो रही है। और एक तरह से क्या होता है, अगर नंबर बढ़ रहा है और इनका जो मेथड है वो कौन सा होता है, फिजन वाला है। और फिजन कौन सा टाइप किस में आता है, रिप्रोडक्शन में आता है। तो यहाँ पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक चीज है। तो ग्रोथ इज सिनोनिमस विद रिप्रोडक्शन। तो याद रखना किन के अंदर ग्रोथ को सिनोनिमस माना गया है विद रिप्रोडक्शन, तो वो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और एग्जांपल कौन ले लिया मैंने यहाँ पर, क्या है, एक का नाम अमीबा, एक का नाम बैक्टीरिया। दोबारा बताता हूँ सुना, ग्रोथ में क्या होता है, अगर नंबर बढ़ेगा, संख्या बढ़ रही है तो ग्रोथ कह सकते हैं, बिल्कुल हाँ। और इनके अंदर क्या आता है, ग्रोथ, भाई अगर नंबर बढ़ गया तो ग्रोथ हो गया। पर इनका नंबर जिससे बढ़ रहा है वो कौन सा टाइप है, वो तो रिप्रोडक्शन है। और उसका नाम क्या है यहाँ पर, ये भी फिजन है, ये भी फिजन है। और फिजन किसका टाइप है, रिप्रोडक्शन का टाइप है। तो यहां पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही चीज है, कहना है एक ही चीज है, यही बोलना चाह रहा था। यहां तक प्लीज से करें, कर लोगे यहां तक। अब देखो ध्यान से, हमारी बुक ने लिखा हुआ था इसके अंदर। अब आखिरी टॉपिक है तुम्हारे मतलब आज की क्लास का, उसका नाम है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या आता है, सुने ध्यान से।
जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल। सारे जीव किसके बने होते हैं बताइए? केमिकल्स के बने हुए हैं। और जब सारे केमिकल के बने हुए हैं, और वो केमिकल तुम्हारे पास कैसे हो सकते हैं? स्मॉल, लार्ज, ईटीसी, चाहे बड़े ग्रुप में आए चाहे छोटे ग्रुप में आए, सब केमिकल के बने। इवन हम सब भी, जो हम सब लिविंग है, वो बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिज्म है। हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई पूछे बताओ व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, तो याद रखें सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन, सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन या अकर इन लिविंग इन ऑर्गेनिज्म। तो जो टोटल केमिकल रिएक्शन है, सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो बॉडी में जितनी भी चल रही है तुम्हारे पास, उन सबको मिलाकर मेटाबॉलिज्म ही कहेंगे। अब उन मेटाबॉलिज्म के अंदर कुछ तुम्हारा बनना भी हो सकता है, कुछ तुम्हारा टूटना भी हो सकता है। और हमारी बुक ने पहले ही कह दिया इस सारे ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं बताइए? केमिकल्स के। और याद रखना द लिविंग, द ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग, द ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो किसकी वजह से लिविंग है बताइए? वो मेटाबॉलिज्म की वजह से लिविंग है। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो कुछ नहीं है। ये दो तरह का होता है, मैं ज्यादा इसको मतलब खींच नहीं रहा हूं, प्लीज सुन ले ध्यान से। मेटाबॉलिज्म क्या है? एक बार इसको मैं पढ़ा चुका हूं बायोमोलिक्यूल में, फिर वापस एक बार और बता रहा हूं। इसका एक नाम होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म, ये चीज। और कैटा का मीन्स क्या होता है? ब्रेक डाउन, मतलब टूटना। यहां पर कुछ टूटेगा इसमें, मैं चलो मैं यहां पर लिख दूं ब्रेक डाउन, और यहां पर क्या होगा? कुछ बनेगा, फॉर्मेशन। जैसे कि एग्जांपल देखिए कैटाबॉलिज्म के अंदर, एग्जांपल अगर मैं ग्लूकोज को कर लूं, चलो ग्लूकोज को कर लेते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। अगर आप ग्लूकोज को तोड़ोगे तो क्या है? C6H12O6, ये टूटेगा, ब्रेकअप करोगे इसका, तो क्या बनेगा तुम्हारे पास? CO2 बनेगा, बिल्कुल, वाटर मिलेगा, और प्लस में क्या मिलेगी? एनर्जी। तो एक कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म में क्या आता है? हमारे पास कुछ नया बनेगा, ये ब्रेक डाउन है, यहां पर आपने तोड़ा है और यहां पर आप कुछ नया बनाओगे। तो फॉर्मेशन में क्या आ रहा है? इसके अंदर एग्जांपल है, देखो अगर इसका एग्जांपल करूं मैं, एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनता है। एसिटिक एसिड से क्या बन रहा है बताइए? कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, तो ये एनाबॉलिज्म है। तो ऊपर चला जा भाई, कोलेस्ट्रॉल का बनना। सर कोई एक एग्जांपल और दे दो। चलो प्रोटीन का नाम सुना है? एमिनो एसिड से क्या बनती है? प्रोटीन। तो प्रोटीन का बनना एमिनो एसिड से, ये एनाबॉलिज्म है। इतना कर लो। चंगा सर ये तो बताओ एनर्जी रिलीज हो रही है ना हो रही है? कैटाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, इसको आप एक्सोथर्मिक कहते हो। ये बता दिया भाई, दोबारा से बता रहा हूं। और इसमें क्या आता है? एनर्जी यूज्ड होती है, तो यहां लिख ले एनर्जी यूज्ड। और जब एनर्जी यूज होगी तो क्या कहोगे? एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक कौन है और एक्सोथर्मिक कौन है, याद रखें। एक और चीज सुने ध्यान से, अगर आप, एक नाम होता है, उसका नाम हमारी बुक ने दिया है इन विट्रो। ये वहां भी नाम आएगा इसके अंदर, जब आप पढ़ोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वहां नाम। इन विट्रो का मतलब होता है लेब मेथड, जो लेब में हो रहा है, और जो नेचुरल मेथड होता है उसको कहता है इन वीवो। तो इन वीवो का मतलब क्या होता है? इन विट्रो का मीनिंग क्या है? तो लेब में जो आएगा वो कौन सा आएगा? इन विट्रो। इन वीवो में कौन सा आएगा? नेचुरल। हमारी बुक ने क्या कहा? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास में अगर आप रिएक्शन करोगे बॉडी के बाहर में, मेरी बॉडी में चल रही है केमिकल रिएक्शन, तो कैसी रिएक्शन है यहाँ पे? लिविंग रिएक्शन तो है ही है वो। अब देखो ये तुम्हारे पास है, फॉर एग्जाम्पल ये है, ये आपने टेस्ट ट्यूब को ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसमें तुम्हारे पास केमिकल रिएक्शन चल रही है, इसके अंदर याद रखना जो टेस्ट ट्यूब है भाई, जिसमें चल रही है वो, बॉडी में हमारी में चल रही है केमिकल रिएक्शन, तो हम तो क्या है? लिविंग है क्या ना है? हम तो लिविंग है। तो टेस्ट ट्यूब क्या है बताइए? टेस्ट ट्यूब तो नाइदर लिविंग है नॉर नॉन लिविंग है, नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। ये तो लिविंग ना नॉन लिविंग कुछ भी नहीं। तो तुम्हारे पास जो रिएक्शन है इसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, आप ऐसे लिखें इसको, प्लीज सुने ध्यान से।
जो तुम्हारी केमिकल यहां पर सब्सटेंस है, द थिंग इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। तो ना तो ये तुम्हारे पास लिविंग है ना नॉन लिविंग है, बट जो रिएक्शन चल रही है, जो रिएक्शन है वो तो केमिकल लिविंग रिएक्शन है भाई, जिसके अंदर चल रही है टेस्ट ट्यूब, ये तो कुछ है ही नहीं। पर जो रिएक्शन है वो तो तुम्हारे पास में कैसी है बताइए। तो बुक ने लिखा है आइसोमेटाबॉलिक रिएक्शन। जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, जिनको आप अलग से बाहर कर रहे हो, वो रिएक्शन लिविंग है, बट जिसमें कर रहे हो तुम वो ना कि तुम्हारा लिविंग है। तो यहां पर याद रखें, द थिंग इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग, बट मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है तुम्हारे पास, रिएक्शन इज लिविंग। ये एनसीईआरटी की लाइन थी। अब मुझे बताओ, जो मेटाबॉलिज्म है, मैंने कहा कि हम सबकी का जिंदगी का आधार है मेटाबॉलिज्म, तो क्या यहां से सीधा कह सकता हूं मैं, तूने ध्यान से कहा, क्या यहां से ये कह सकता हूं मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सर कोई ऐसा जीव है जिसमें नहीं होगी, एक भी नहीं है दुनिया के अंदर जिसको आप लिविंग कह दो विदाउट मेटाबॉलिज्म। तो जो सबके अंदर पाई जाएगी। चलो अगर आप बार बार तुम्हें दिक्कत आ रही होगी सर ये डिफाइनिंग नाम क्या होता है, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, अगर आप लिखना भी चाहें तो लिख लें, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मैं तो मिटी जाब, द प्रॉपर्टी विच इज present in all living organism, which is present in all living organism, जो सारे जीवों के अंदर होती है, all living organism without exception, कोई एक्सेप्शन ना हो उसका। मुझे बता दो जिसको आप लिविंग कहते हो और उसमें मेटाबॉलिज्म ना हो, तो कोई है ही नहीं ऐसा, वो डिफाइनिंग है। तो मेटाबॉलिज्म सबके अंदर होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये बुक ने दिया था, याद रखना इस चीज को। अब चलो हम एनसीईआरटी नीचे देखते हैं। अब जो तुम्हारे पास में बचा हुआ है, एक नाम है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। हाँ एक और नाम ये और लिख लो, सेल का बनना, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके सब सेल से बने होते हैं। सर वायरस तो नहीं होता, वो तो लिविंग है। वायरस को लिविंग किसने कह दिया, वायरस एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग नहीं है वो, कनेक्टिंग लिंक है वो, तो उसको हम मानते ही नहीं वहां पर। तो यहां पर याद रखें, हमारी बुक ने एक और लाइन दी हुई है, और वो लाइन क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो डिफाइनिंग फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आती है मेटाबॉलिज्म के साथ साथ। अब चलो मैं इसके बाद अगली क्लास में करूंगा, वरना तुम कहोगे सर कितना पढ़ाओगे, यहाँ पर क्या है। अब इसके बाद में देखते हो, एक बार इससे पहले एनसीईआरटी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ था। ये मैंने आपको सारा पढ़ा दिया कि क्या होता है, ये देख लिया मेरे तक। अब देखो सारे ऑर्गेनिज्म चलो क्या ग्रो करते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो, ठीक है। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, मास आ गया नंबर आ गया, क्या दोनों के दोनों ट्विन प्रॉपर्टी होती है ग्रोथ की, बिल्कुल ये बता दिया मैंने। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखो ग्रो बाय सेल डिवीजन। अब जो प्लांट है तुम्हारे पास में, अगर आप करना चाहो तो देखो ग्रोथ के बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। प्लांट में जो ग्रोथ है वो लोकेलाइज्ड है बट अनलिमिटेड है, एनिमल में जो ग्रोथ है लिमिटेड है बट अनलोकेलाइज्ड है। ये नाम पहले चुका हूं मैं आपको। अब यहाँ का क्या उन्होंने कि जो ग्रोथ है आपको यहाँ पर क्या ये कुछ मतलब लिमिट तक होती है और सबके अंदर आपको देखने को नहीं मिलती है। हमारी बुक ने क्या कहा है, इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या कह रहा है वो, आप जो हायर एनिमल है, देखो हमारी ग्रोथ अलग होती है और नंबर अलग बढ़ता है, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है। जैसे कि यूनि में क्या हुआ था, प्लीज सुने ध्यान से, मैंने अभी एक नाम लिया आपको यूनिसेलुलर का, बिल्कुल लिया था। तो यूनिसेलुलर के अंदर ग्रोथ हो गया और जो रिप्रोडक्शन हो गया, दोनों के दोनों एक प्रॉपर्टी है, तो उनको हम क्या कह रहे थे, ये एक तरह से होता है इंक्लूसिव। तो ये इंक्लूसिव है। बट अगर आपकी बात करेंगे वो मल्टी सेलुलर की, मल्टी सेलुलर में क्या होता है, जिस तरह की हमें हमारे अंदर क्या आता है, जो ग्रोथ है वो अलग चीज है और जो रिप्रोडक्शन है वो अलग चीज है। तो जब दोनों अलग अलग होती है तो उनको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव। तो याद रखना प्लीज ये लाइन भी
इंपॉर्टेंट, कर लोगे ना? बिल्कुल। तो किस में होता है इंक्लूसिव और किस में होता है एक्सक्लूसिव, ये दोनों के दोनों याद रखना। देखो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी जो होते हैं वो भी ग्रो करते हैं अगर हम इंक्रीजिंग बॉडी मास और क्राइटेरिया माने ग्रोथ का, बताया था मैंने, मास बढ़ेगा नंबर बढ़े, दोनों ही ग्रोथ में आता है। फिर उन्होंने यहाँ पे क्या होता है देखो, अब वो कहाँ होता है, माउंटेन का एग्जांपल दे दिया, बोल्डर सैंड माउंट्स दे दिया, वो ग्रो, वो नॉन में वो दिखा दिया। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाई एक्यूमुलेशन ऑफ मेटल ऑन द सरफेस, मैंने कहा था बोर्ड के ऊपर बेंच के ऊपर रेत का जमना, तो बाहर से तो जम रहा है, जब बाहर से तो कहां से, एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल वही लिखा हुआ है। चलो आगे, आगे क्या है तुम्हारे पास देखो, अब ये उन्होंने क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो, हम अच्छे से जानते हैं भाई जो एक मरा हुआ जीव है थोड़ी ग्रो करेगा। देखो जो रिप्रोडक्शन है वो क्या होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है सारे जीवों की। मल्टी सेलुलर के अंदर देखो ध्यान से क्या आता है, प्रोजेनी का बनना, संतान का बनना, ये सब होता है तुम्हारे पास। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं बताइए, सेक्सुअल की बात करें अगर उसके अंदर तो अलग होता है, एसेक्सुअल की बात करेंगे तो वहां अलग होता है। देखो फंजाई किससे कर रही है, ये नाम फंजाई, मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ स्पोर, और स्पोर किस में आते हैं बताइए, एसेक्सुअल में आते हैं, मैंने बताया था स्पोरुलेशन। तो फंजाई का हो गया। अगला देखो ध्यान से, जिस्ट में है और हाइड्रा के अंदर कौन सा होता है, बडिंग होता है, बात कर लिया। प्लेनेरिया क्या होता है, प्लेनेरिया का मैं एग्जांपल वहां पे लिखना भूल गया, इसे मैं लिखता हूं, रुको कहां लिखा है, ये रहा। प्लेनेरिया क्या आता है, यहां पर ये नाम, यहां पर जगह है क्या, देखो यहां मिटा के कर दूं, देखो प्लेनेरिया क्या है, यहां पर होता है ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप, ये एग्जांपल इसका जो है वो है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है, अगर आप इसके जितने टुकड़ों करोगे, जितने टुकड़े करोगे उतने ही और नए जीव बन जाएंगे। एक होता है जो टुकड़ा बना वो उसी से, जो मतलब पार्ट कटा है, फॉर एग्जांपल कोई भी पार्ट कट गया वो दोबारा से बन जाए, वो रीजनरेशन है। और अगर तुम्हारे पास में जो कटा पार्ट है उससे पूरा जीव ही बन रहा है, वो तुम्हारा ट्रू रीजनरेशन है। तो याद रखना ट्रू रीजनरेशन किसके अंदर होता है, आईएमपी। और देखो फिजन किस में होता है, बडिंग किस में होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, स्पोरुलेशन क्या होता है, ये सब बता दिए। कहेंगे सर वो नाम तो रह गया, अरे रहा नहीं था यार भाई, हो जाता है वो। देखो इधर क्या लिखा उन्होंने, प्लेनेरिया फ्लैटवर्म क्या होता है, यहां पर ट्रू रीजनरेशन का दिया है। फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ ए बॉडी एंड बिकम्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म, देखो वहां पे क्या है, बिल्कुल नया जीवी बन जाए। फंजाई फिलामेंटस एल्गी में आता है या प्रोटीनियम ऑफ मोस के अंदर, ये मैंने एग्जांपल दे दिया आपको प्रोटीन ऑफ मोस का। इजीली किससे हो रहा बताइए, फ्रेगमेंटेशन से। अगर आप देखो फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करोगे, बैक्टीरिया की या तुम्हारे पास में अमीबा की, या यूनिसेलुलर एल्गी की बात करोगे, तो यहां पर देखो रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, यहां पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक बात है, अभी मैंने कहा था, कहा कि नहीं कहा था कि नंबर दोनों के अंदर यहाँ पे का नंबर बढ़ रहे हैं, और वहां पर नंबर का बढ़ना वो रिप्रोडक्शन के अंदर भी आ रहा है और ग्रोथ के अंदर भी आ रहा है। चलो आगे लास्ट वन, उन्होंने क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, we notice that in single celled organism we are not very clear about the usage of these two term growth and reproduction। वो कह रहा है जो तुम्हारे स्मॉलर है, क्योंकि स्मॉलर किसको कह रहे हैं, वो सिंगल सेल्ड की बात कर रहे हैं, और सिंगल सेल्ड का मतलब है यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर के अंदर कह रहे हैं हम इनसे ज्यादा अवेयर नहीं है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्लियरली बता सके, क्योंकि एक ही बात पड़ रही है उनके अंदर। अब देखो क्या लिखा है, वर्कर भी है, ट्रायल वर्कर भी, म्यूल खच्चर, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये लिविंग तो है तुम्हारे पास, बट ये थोड़ी है कि लिविंग नहीं है तो मतलब क्या है, ये लिविंग नहीं आई है, ये लिविंग होते हैं, चाहे म्यूल हो, चाहे फर्टाइल कपल हो, चाहे वर्कर भी हो, ये सब लिविंग है। बट इनके अंदर ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास अगली पीढ़ी बन जाए, तो इस सब के अंदर मिल जाए हमें, ये जरूरी नहीं है रिप्रोडक्शन का, इस वजह से इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा गया। हेंस रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लो लिख दिया उन्होंने कि ये किसी की वो नहीं है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। और ऑफ कोर्स हाँ नॉन लिविंग तो भाई कैसे कर पाएगा अपना मतलब अपन नंबर, वो तो बढ़ा ही नहीं सकता। तो याद रखना प्लीज, क्योंकि यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, यहाँ भी ऐसे जीव है जिनके अंदर हमें नहीं मिलेगा रिप्रोडक्शन, तो उस वजह से इसको कह दिया कि भाई ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ना है। फिर मेटाबॉलिज्म की लाइन यहाँ पे है नहीं, वो अगली क्लास में इंक्लूड कर दूंगा, और मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया कि क्या होता है। यहाँ पर क्लास को दी एंड करते हैं, और प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है आप अच्छे से करके आए इसे। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।